क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था SN2 अभिक्रिया क्या होती है, उससे संबंधित जो क्रिया विधि होती है, मैकेनिज्म होती है, उसको हम लोगों ने जाना था। और SN1 अभिक्रिया पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर को जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में अंतर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। SN1 और SN2 अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। सबसे पहला अंतर बच्चों, इसके नाम का होता है। आप देखिए इसका नाम क्या होता है। 1 किस लिए लिया था हम लोगों ने, आणविकता को प्रदर्शित कर रहा था, तो हम लोग इसको, और इसकी आणविकता कितनी थी, 1। तो इसको हम लोग लिखते हैं एक आणविक, क्या लिखते हैं, एक आणविक। और S बार होता है सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, और N बार होता है न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं एक आणविक नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक इसी तरह से इसका क्या नाम होता है, इस SN2 अभिक्रिया की आणविकता या कोटि अभिक्रिया की 2 होती है, तो इसलिए इसको बोल रहे थे बच्चों लोग द्विआण्विक। क्या बोल रहे थे, द्विआण्विक, क्योंकि इसके आणविकता को निर्धारण करने में 2 अणु भाग लेते हैं, तो द्विआण्विक। इसके बाद न्यूक्लियोफाइल और फिर सब्स्टिट्यूशन, तो द्विआण्विक नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो पहला अंतर नाम का हो जाएगा। इसका नाम होता है एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसका नाम होता है द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा अंतर लेते हैं बच्चों, कि इसकी अभी एक अंतर इसी पे दूसरा हम ले सकते हैं कि इसकी आणविकता जो होती है 1 होती है, और इसकी आणविकता जो होती है वो 2 होती है। तो आणविकता ले सकते हैं, आणविकता, या इसी को हम अभिक्रिया की क्या बोलते हैं, कोटि भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसका होता है 1, और इसका होता है अभिक्रिया की कोटि यानी आणविकता इसकी होती है बच्चों, इसकी आणविकता या अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो 2 होती है। कैसे, आपको पीछे में जब पढ़ाया था तो बताया था कि इसके अभिक्रिया की कोटि के यानी आणविकता के निर्धारण में सिर्फ एक ही यौगिक भाग ले रहा था, जो आपका सबस्ट्रेट था, जो अभिकर्मक था, वही पहले कार्बोकैटायन में टूट रहा था, और वही जो स्टेप था उसी को हम लोग अभिक्रिया की दर निर्धारण की जो है चरण उसको कर रहे थे, उसको RDS बोल रहे थे। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है जो अभिक्रिया की इसमें जो कोट होती है, आणविकता होती है बच्चों, वो 2 होती है। समझ बात आ रही है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो सबस्ट्रेट था वो भी और जो न्यूक्लियोफाइल था वो भी, दोनों अभिक्रिया की कोटि निर्धारण में भाग ले रहे थे। सब कुछ समझ में आ गया। चलिए अगला अंतर लेते हैं। तीसरा अंतर होता है बच्चों जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, ये फार्मूला मैंने पीछे लिखवाया था, ये क्या है, रेट स्थिरांक इसको बोलते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, ये क्या है, इसमें सिर्फ एक ही यौगिक, अभी मैं बता रहा था हाइड्रोएल्केन होता है, अभिक्रिया की कोटि निर्धारण में सिर्फ वही भाग लेता है, और उसके जो ऊपर पावर होता है वही बच्चों अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो देखिए इसके ऊपर एक ही अणु है और इसके ऊपर पावर कितना है, 1, तो इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से इसका निकालते हैं, इसमें 2 अणु भाग लेते हैं, तो इसका रेट हो जाएगा बच्चों K = एक तो आपका हाइड्रोएल्केन भाग ले रहा था, उसके पावर 1 हो जाएगा, और दूसरा आपका था न्यूक्लियोफाइल, उसके भी पावर 1 हो जाएगा। तो दोनों का पावर ऐड करेंगे तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो तीसरा अंतर ये। चौथा अंतर लेते हैं, ये क्रिया बच्चों 2 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में, 2 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, इसमें पहले में क्या होता है, पहले चरण में आप देखे होंगे कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, और दूसरे चरण में उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। आगे से भी अटैक कर रहा था और पीछे से भी अटैक कर ले रहा था, और अटैक करने के फलस्वरूप 2 तरीके के उत्पाद बन रहे थे, जिसको हम रेसमिक मिक्सचर कर रहे थे, जो एक दूसरे के क्या थे, प्रतिबिंब रूप थे, मिरर इमेज थे दोनों एक दूसरे के।
तो ये क्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है। और यह क्रिया इसमें देखे थे आपने कि चूंकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो प्रबल होता है, तो सीधे सीधे अटैक कर रहा था उस सबस्ट्रेट पे यानी अभिकर्मक पे, तो यह क्रिया सिर्फ एक ही चरण में पूर्ण होती है। ठीक है, एक चरण में पूर्ण हो जाती है। ये क्रिया दो चरण में पूर्ण होती है, ये क्रिया एक ही चरण में पूर्ण हो जाती है। अगला अंतर लेते हैं बच्चों। अगला अंतर ये है कि इसमें जो विलायक लेते हैं, इसमें जो विलायक होता है बच्चों, याद करिए मैंने कहा था कि वो विलायक पोलर प्रोटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक, अर्थात ध्रुवीय भी होना चाहिए, ध्रुवीय भी होना चाहिए और उसके साथ साथ प्रोटॉन युक्त भी होना चाहिए। समझ बात आ गई? क्यों? क्योंकि इसी जो विलायक हम लोग लेते हैं उसका जो प्रोटॉन होता है वही इसमें जो अभिकर्मक होता है उसको कार्बोकैटायन में टूटने के लिए मजबूर करता है। समझ में बात आ गई? जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हो, क्या ले रहे थे हम लोग? H2O ले सकते थे, इसके अलावा CH3 और OH कम ले सकते थे। देखिए इसमें भी हाइड्रोजन आयन होता है, इसमें भी हाइड्रोजन आयन होता है, अर्थात इसके पास भी प्रोटॉन है और इसके पास भी प्रोटॉन है। और इसमें देखिए एसिडेट मूलक है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज तो ध्रुवीय हो गया, और इसमें H आयन होता है, OH आयन होता है तो प्लस माइनस हो गया। तो ये दोनों जो यहाँ पे विलायक बच्चे ध्रुवीय भी हैं और प्रोटिक भी हैं, अर्थात इनके पास प्रोटॉन भी उपलब्ध है, हाइड्रोजन आयन भी उपलब्ध है। समझ बात आ गई? इसके अलावा एसिड भी ले सकते हैं हम लोग, एसिड में भी हाइड्रोजन आयन होता है। तो इस प्रकार का बच्चों हम लोग यहाँ पे विलायक यूज करना है। और यहाँ पे विलायक कैसा यूज करना था? यहाँ पे विलायक जो है वो ध्रुवीय तो होना चाहिए, ध्रुवीय तो होना चाहिए, लेकिन अप्रोटिक होना चाहिए, अर्थात प्रोटॉन रहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रोटॉन रहित। समझे बात आ गई? और इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे एसीटोन का, क्या ले सकते हैं? एसीटोन। ठीक है, इसमें एसीटोन का देखिए फार्मूला क्या होता है? CH3 और C के साथ बीच में होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, इस O की ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने की वजह से इस पे आंशिक रूप से माइनस चार्ज, इस पे आंशिक रूप से प्लस चार्ज। तो आप देखिए ये ध्रुवीय तो हो गया, लेकिन इसके इस ऑक्सीजन के पास कहीं प्रोटॉन नहीं, क्योंकि ये प्रोटॉन में विस्थापनी वाले नहीं है, इसके पास कोई प्रोटॉन है नहीं, अर्थात ये प्रोटॉन रहित है, ध्रुवीय प्रोटॉन रहित विलायक है। समझ में आ गया सबको? अब तक हम लोगों ने कितना पॉइंट लिया? 5 पॉइंट लिया है। मैंने पहले नाम में अंतर बताया, ये एक आणविक नाभिक से प्रतिस्थापन विक्रिया है, ये द्विआण्विक नाभिक से प्रतिस्थापन विक्रिया है। इसमें जो अभिक्रिया की आणविकता है कोटि होती है, एक होता है, क्योंकि इसके निर्धारण में सिर्फ एक ही यौगिक भाग लेता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और उसके जो पावर होता है वही अभिक्रिया की कोट होती है। ठीक इसका उलट इसमें होता है, इसमें आणविकता या अभिक्रिया की कोटि 2 होती है, क्योंकि देखिए इसमें इस कोटि निर्धारण में 2 कंपाउंड भाग ले रहे हैं। अगला मैंने बताया यह क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहले में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है और दूसरे में फिर उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। यह क्रिया सिर्फ एक ही चरण में पूर्ण होती है, यानी जो अभिकर्मक होता है उस पर डायरेक्ट जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इसके बाद मैंने कहा कि इसमें जो विलायक होना चाहिए बच्चों वो ध्रुवीय और प्रोटॉन युक्त होना चाहिए, जैसे पानी और CH3 यानी एसिटिक अम्ल इस तरीके से। और इसमें जो विलायक होना चाहिए वो ध्रुवीय तो होना चाहिए, लेकिन प्रोटॉन रहित होना चाहिए, जैसे एसीटोन। इसके बाद अगला अंतर ले लेते हैं, छठवां। इसमें जो बच्चे न्यूक्लियोफाइल होता है वो दुर्बल होता है। क्या होता है? दुर्बल न्यूक्लियोफाइल होता है। यही कारण है कि ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाता है जब तक कि वो कार्बोकैटायन में अभिकर्मक हमारा न बदल जाए। समझे बात आ रही है? और इसमें जो होता है ये डायरेक्ट अटैक करता है, इसका मतलब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों वो प्रबल होता है, इसीलिए ये डायरेक्ट कार्बोकैटायन बनने का इंतजार नहीं करता है, बल्कि डायरेक्ट उस अभिकर्मक पे सबस्ट्रेट पे अटैक कर देता है। ठीक है, उस हैलोएल्केन पे डायरेक्ट अटैक करता है, जबकि हैलोएल्केन पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाता है जब तक कि कार्बोकैटायन ना बन जाए। तो आई होप आपको ये 6 अंतर समझ में आ गए होंगे, इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला अंतर पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, चेक करते हैं। अगला अंतर लेते हैं बच्चों अभिक्रिया की दर। क्या लेते हैं? अभिक्रिया की दर किसके हिसाब से?
जो यहाँ पे हेलो एल्केन हम लोग यूज करेंगे अर्थात जो अभिकर्मक यूज करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। यानी अभिक्रिया की दर किसके अनुसार? अभिकर्मक के अनुसार। तो याद करिए मैंने पीछे बताया था कि अभिकर्मक की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा रहेगी, अभिकर्मक की स्टेबिलिटी जितना ही अधिक रहेगी, अभिक्रिया की दर भी उतनी ही अधिक होगी। समझ में बात आ गई? और सबसे ज्यादा इसमें मैंने बताया था कि जो 3 डिग्री वाला होता है, जो 3 डिग्री अभिकर्मक होगा वो SN1 अभिक्रिया सबसे तेजी से दिखाता है। इसके बाद नंबर आता है 2 डिग्री का और इसके बाद नंबर आता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन का, ठीक है। तो इसमें जो अभिक्रिया की दर है बच्चों, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके समानुपाती होगा? जो आपका सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट यानी जो अभिकर्मक है, ठीक है, सबस्ट्रेट स्टेबिलिटी, जो सबस्ट्रेट है उसकी स्टेबिलिटी पे निर्भर करेगा अभिक्रिया की दर। जितना ज्यादा ये स्टेबल रहेगा उतनी ही अभिक्रिया की दर क्या होगी? अधिक होगी। तो मैंने कहा 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री वाले कार्बोकैटायन ज्यादा शो करेंगे, 2 डिग्री वाला उससे कम और 1 डिग्री वाला उससे कम। इसमें देख लिया जाए, इसमें जो अभिक्रिया की दर होती है बच्चों, अभिक्रिया की दर किसके अनुसार? जो अभिकर्मक आपने लिया है उसके अनुसार। तो इसमें मैंने बताया था कि चूंकि आगे से इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है, यहाँ पे तो दोनों तरीके से अटैक कर लेता है, यहाँ पे आगे से नहीं अटैक कर पाता है, सिर्फ पीछे से अटैक करता है। और मैंने कहा था पीछे भीड़ ज्यादा होगी तो इसको अटैक करने में दिक्कत होता है। समझ में बात आ रही है? तो इसमें मैंने बताया था कि 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री जो कार्बन होता है बच्चों उसके पीछे सिर्फ एक ही कार्बन लगा होता है। समझ में बात है? बाकी छोटे मोटे हाइड्रोजन इस तरह के ग्रुप लगे होते हैं। तो 1 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है, सॉरी 1 डिग्री जो अभिकर्मक होगा, जो हाइड्रोजन होगा, वो SN2 अभिक्रिया ज्यादा शो करेगा। इसके बाद नंबर आता है 2 डिग्री का और इसके बाद नंबर आता है 3 डिग्री का, ठीक है। इसमें 3 डिग्री सबसे ज्यादा अभिक्रिया ये शो करेगा SN1 और इसमें 1 डिग्री सबसे ज्यादा शो करेगा। इसमें मैंने लिखवाया था जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों अभिकर्मक के अनुसार, वो आपने बताया था कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस ये क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है यार, सॉरी, स्टेरिक हिंड्रेंस के विरुद्ध समानुपाती होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मैंने क्या बताया था कि जितना ज्यादा भीड़ होगा उतने ही अभिक्रिया की दर कम होगी, और जितना ज्यादा भीड़ कम होगा तो 1 डिग्री में भीड़ कम होता है, 2 डिग्री में थोड़ा उससे अधिक होता है, 3 डिग्री में उससे अधिक कार्बन वगैरह होने की वजह से भारी भारी ग्रुप पीछे जुड़े होते हैं। तो ये है अभिक्रिया की दर अभिकर्मक के हिसाब से। अच्छा, चूंकि ये हैलो एल्केन की बात हो रही है तो हैलो एल्केन में हाइड्रोजन होते हैं और हाइड्रोजन बच्चों किसकी तरह काम करते हैं? लीविंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। याद करिए मैंने बताया था, ठीक है, जो हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे इस SN1 या SN2 अभिक्रिया दोनों में लीविंग ग्रुप की तरह कार्य करते हैं, और लीविंग ग्रुप जितना ही कमजोर होगा वो उतना ही आसानी से उस हाइड्रोजन में से बाहर निकल जाएगा और उतनी आसानी से उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इसका अभिक्रिया की दर कैसे बताया था? ठीक है, जो CI होगा बच्चों, ठीक है, ये सबसे आसानी से लीव कर जाता है, इसलिए जब CI वाले यौगिक रहेंगे यानी आयोडो वाले जब यौगिक रहेंगे हाइड्रोजन वाले, तो वहां पर अभिक्रिया की दर सबसे अधिक रहेगी। फिर इसके बाद CBr का नंबर है, फिर इसके बाद CCl का नंबर है और फिर इसके बाद CF का नंबर है। तो हाइड्रोजनों के अकॉर्डिंग अभिक्रिया की दर ये होती है। और सेम यही जो क्या कहते हैं अभिक्रिया की दर के जो मानक यहाँ पे है, ये आयोडीन रहेगा तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, तो क्रिया तेजी से होगी। सेम चीज इस पे भी लागू होता है, क्योंकि इसमें भी इसको निकलने के बाद ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो जितना ही दुर्बल ये लीविंग ग्रुप रहेगा बच्चों उतना ही तेज अभिक्रिया होगी। तो सेम यहाँ पे भी आएगा। इसमें भी जो हाइड्रोजन यदि हाइड्रोजन दुर्बल है तो अभिक्रिया की दर जो होगी वो अधिक होगी। तो सेम यहाँ भी यही होगा, आयोडीन, ठीक है, ब्रोमीन, इसके बाद आपका आ जाएगा क्लोरीन और इसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन। ये अभिक्रिया की दर सेम यहाँ पे दोनों में ये समानता कर सकते हैं। समझ में आ गया?
क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया की दर होती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। भीड़ जितना अधिक रहेगा अभिक्रिया की दर उतनी ही कम होगी। समझ में आ गया। और फिर इसके बाद मैंने जो लीविंग ग्रुप यानी जो हाइड्रोजन होते हैं जिनका विस्थापन होता है, यदि वो दुर्बल है तो अभिक्रिया की दर अधिक होगी, यदि वो प्रबल है तो अभिक्रिया की दर कम होगी। समझ में आ गया। और सेम कोई चीज यहाँ भी लागू होता है। चलिए अगला कुछ अंतर हम लोग लिखते हैं, उसके पहले आप इनको नोट कर लीजिए। अगला अंतर है बच्चों, यदि अभिकर्म जो सबस्ट्रेट आपने लिया है, यदि अभिकर्म प्रकाशिक सक्रिय हो, कैसा हो, प्रकाशिक सक्रिय, तो जो उत्पाद मिलेगा वो हमेशा किस रूप में मिलेगा, रेशमिक मिश्रण के रूप में, यानी रेशमिक मिक्सचर के रूप में प्राप्त होगा। फिर से सुनिए, यदि SN1 अभिक्रिया में जो अभिकर्मक है प्रकाशिक सक्रिय है, प्रकाशिक सक्रिय का मतलब मैंने बताया जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज डाइवर्ट कर दे या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में उसको मोड़ दे, तो ऐसे अभिकर्मक को प्रकाशिक सक्रिय अभिकर्मक या ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो यदि ऐसा सबस्ट्रेट हो बच्चों, तो जो कंपाउंड मिलते हैं किस रूप में मिलते हैं, रेशमिक मिक्सचर के रूप में प्राप्त होते हैं। कैसे, मैंने कहा था कि SN1 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल दो तरफ से अटैक करता है, आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से। तो जब आगे से अटैक करता है, ठीक है, ये कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल जब आगे से अटैक करता है बच्चों, तो जैसा कंपाउंड है, ठीक है, जैसा कंपाउंड है सेम वैसा ही हमको दूसरा नया वाला कंपाउंड उत्पाद नया मिलता है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये होती है। दूसरा कंडीशन है कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर दे, तो उस समय की स्थिति ये होती है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन और ये जो ग्रुप पीछे लगा होता था अभी इस दिशा में डाइवर्ट हो जाता है। समझे बात आगे, इसके इन्वर्ट हो जाता है, समझ बात, इसके उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता है। ठीक है, कुछ ऐसे, इसको बोलते हैं रिटेंशन फार्म। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिटेंशन फार्म। ठीक है, रिटेंशन फार्म जैसा ही उदाहरण में लिया था सेम वैसे ही बनता है। ठीक है, बस यहाँ से हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हट गया और ये आगे से ऐड हो गया। तो रिटेन कर रहा है, जितने भी अन्य बांड हैं हाइड्रोजन के अलावा ये सब स्थिति को रिटेन कर रहे हैं, बनाए रखे हैं। तो ऐसे यौगिक कहते हैं रिटेंशन फार्म। और यहाँ पे क्या होता है कि स्थिति ठीक इसके उलट हो जाती है, पहले इधर पीछे की तरफ थे, इधर पीछे की तरफ हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इन्वर्जन फार्म। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन फार्म। इसको आप बोल दो, हिंदी में बोल सकते हैं उल्टा। ठीक है, और इसको बोलते हैं जिस तरीके से था वैसे ही आया, बस समझ, प्रतिरूप, इसको बोलते हैं प्रतिरूप, जैसा था वैसे है। और इसमें क्या हो गया, इसके ठीक उलट बन गया। अच्छा, दोनों 50:50 के रेशियो में प्राप्त होते हैं। SN1 अभिक्रिया में ये दोनों उत्पाद 50:50 के रेशियो में प्राप्त होते हैं। तो कोई एक यौगिक तो प्राप्त नहीं हो रहा है, एक मिक्सचर प्राप्त हो रहा है दोनों यौगिकों का, जो एक दूसरे के, ये दोनों यौगिक एक दूसरे के क्या है, प्रतिबिंब रूप हैं, मिरर इमेज है। क्या है, प्रतिबिंब रूप है। देखिए ये इसका है और इसको जो इमेज में शीशे में जब देखा जाएगा तो इसकी जो इमेज बनेगी ठीक इसकी उलट बनेगी। सबको समझ में आ गया। यदि ये प्रकाश को क्लॉकवाइज डाइवर्ट कर रहा है तो ये प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज डाइवर्ट करेगा। मैंने बताया था इसको डेक्स्ट्रोफार्म कहा जाता है, इसको लिपोफार्म कहा जाता है। तो ये अगला अंतर है बच्चों। यदि अभिकर्मक प्रकाशिक सक्रिय होगा तो रेशमिक मिक्सचर के रूप में क्या प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं। इसमें यदि यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होगा, यदि यौगिक इसमें भी यानी जो हैलोएल्केन है वो भी प्रकाशिक सक्रिय है बच्चों, तो इसमें जो उत्पाद है वो सिर्फ एक ही तरीके का उत्पाद प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल सिर्फ एक ही तरफ से पीछे से सिर्फ अटैक करता है। तो यही वाली कंडीशन सिर्फ प्राप्त होती है, यानी कौन सा कंपाउंड, इन्वर्जन फार्म वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं। रेशमिक मिक्सचर इसमें नहीं बनता है। समझ बात आ गई। इसमें क्या बनता है, इसमें इस तरीके का कंपाउंड सिर्फ बनता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है तो सिर्फ ये कंपाउंड बनता है, जो मूल कंपाउंड लिए थे उसके ठीक उलट कंपाउंड बनता है। समझ में आ गया सबको। तो इसको हम यही बोलेंगे इन्वर्जन फार्म प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे,
इन्वर्जन फॉर प्रोडक्ट। बुक्स में देखेंगे इसके लिए एक नाम और दे रखा है, साइंटिस्ट का एक नाम जोड़ रखा है वाल्डेन। क्या दे रखा है? वाल्डेन इन्वर्जन फॉर इसको बोल सकते हैं। तो ये है बच्चों SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। आई होप आपको जितने भी अंतर बताए होंगे, यदि आपने SN1 और SN2 अभिक्रिया पीछे देख रखा होगा तो बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं।